गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव। लास्ट टॉपिक है अपना, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु है वो स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे है वो गिरती है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई वस्तु है हमारे पास में जो m द्रव्यमान की है, इसको पहले ऊपर फेंका जाता है। तो पहले ऊपर जाएगी, ऊपर टकराने के बाद में मान लीजिए ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे इसलिए आती है, ठीक है ना। तो उन स्थितियों के अंदर हम क्या ले रहे थे, प्रारंभिक स्थितियों के अंदर उसमें वेग जो था, प्रारंभिक वेग 0 था, इसमें प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ के लिए अलग होगा और वापस आने के लिए रूट है इसका वो अलग होगा, ठीक है ना। तो ये अपने को देखना है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे इसमें कि पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर इसके बारे में अपने को पढ़ना है। पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो मैंने जैसे डायग्राम में इसमें बताया गया है आपके कि पहले क्या करेंगे, हम ऊपर फेंकेंगे और उसके बाद में वो क्या करेगा, पिंड है वो नीचे की ओर आएगा। क्या मानकर चलते हैं हम कि माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, वो z' अक्ष के अनुदिश u वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो t समय पश्चात पिंड का वेग। तो अगर इसकी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो भाई ये ऊपर अब देखो दो गोलार्ध अपने हैं, एक उत्तरार्ध, एक उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध जब रहेगा तो उसमें ये जो वस्तु है इस पर बल किधर लगेगा, यानी ये क्या है, z' अक्ष, ठीक है ना, ये z' अक्ष है। अगर हम यहाँ से वस्तुओं को फेंकते हैं तो इस प्रकार से u' वेग से वो जाएगी। प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे, u'। h ऊंचाई मानते हैं कि h ऊंचाई तक ये जाती है और h ऊंचाई के बाद में क्या करेगी, वापस ये नीचे की ओर वस्तु है वो आएगी, ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग क्या मान लिया इसका, u', और ऊंचाई इसकी क्या मान ली हमने, u वेग से ऊपर फेंकी हमने, और u वेग से ऊपर फेंकी और t समय पश्चात पिंड का वेग u मान लेते हैं, u' न मानकर, u' तो दूसरे निर्देश तंत्र में हो जाएगी, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर फेंक रहे हैं, तो पृथ्वी कैसा है, घूर्णी निर्देश तंत्र है, और इस पर जो कार्य कर लेगा वो कौन सा होगा, आपका कोरियोलिस बल है वो कार्य करेगा। तो दो घटक अपने को चाहिए, एक तो ओमेगा कोणीय वेग, तो ओमेगा का तो आपको पता है, इधर लिख लेते हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा कोस लेमडा z' के प्लस ओमेगा साइन लेमडा k'। ये तो अपन घटक लेते हैं इसके ओमेगा के, ध्यान में अपने को। और दूसरे घटक क्या है, पिंड का वेग, तो v', तो v' क्या हो जाएगा, v' बराबर u माइनस gt, ठीक है ना, u माइनस gt, और कौन सी दिशा में होगा, तो ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, तो k' अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। u माइनस gt, u क्या है, कण का प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है जो नीचे की ओर लगता है इसलिए नेगेटिव है, और इसमें कमी आएगी क्योंकि जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर, वस्तु किधर जा रही है, ऊपर की ओर, इसलिए हमेशा इसके विपरीत दिशा में ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये हमने इसलिए इसका मान क्या लिया u माइनस gt, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है तो k' हमने इसमें काम में लिया है, ठीक है। तो ओमेगा और v' ये दोनों घटक अपने पास में आ गए। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पिंड पर लगा कोरियोलिस बल। अच्छा, यहाँ पर लेमडा क्या है, तो अपन जैसे 2-3 टॉपिकों में शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लेमडा अक्षांश पर कोई कण है वो कोई कण है या कोई पिंड है वो स्थित है, ठीक है ना। लेमडा अक्षांश यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित है। तो लेमडा अक्षांश के लिए हमने और साइन लेमडा और कोस लेमडा है वो कार्य किया है, यानी जो पहले जो कार्य किया था, जो डायग्राम बनाया था आपका, वो एज इट इज जिसमें अब केंद्रीय से लागू होता है। तो अब हम ज्ञात क्या करना है अपने को, इसका कोरियोलिस
बल का घटक। तो कोरियोलिस क्या होता है FC, और FC का मान क्या होता है माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस V डैश, यही होता है ओमेगा क्रॉस V डैश। मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, ओमेगा का मान अपने पास में है, V डैश का मान है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m, और इसका तो घटक क्या हो जाएंगे I डैश केप, J डैश केप और K डैश केप, तीनों घटक हो गए। और इधर मान क्या हो जाएगा, तो देखो I डैश केप का कोई घटक है क्या, इसमें कोई घटक नहीं है, तो 0 ओमेगा कोस लेमडा और ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, ये घटक तो किसके आ गए, ओमेगा के आ गए, और दूसरे घटक किसके V क्रॉस V डैश, तो V डैश का घटक क्या है, एक 0, दूसरा भी 0, तीसरा क्या है U माइनस जी टी। ठीक है, U माइनस जी टी इंटू के डैश केप। तो अब मान आ जाएगा कि आपके पास में I डैश के सापेक्ष ओमेगा कोस लेमडा इंटू यू माइनस जी टी। जे डैश के सापेक्ष देखोगे तो 0, और के डैश के सापेक्ष देखोगे तो भी क्या आ जाएंगे 0। ठीक है, तो मान कितना आ जाएगा इसका माइनस का 2m ओमेगा कोस लेमडा इंटू यू माइनस जी टी। ये वाला जो घटक है ये हमारे पास में किसका आ जाएगा, कोरियोलिस बल का घटक 2m ओमेगा कोस लेमडा यू माइनस जी टी। अच्छा, दिशा किसकी होगी इसकी, तो हमेशा, अच्छा दिशा, तो दिशा आपकी कौन सी हो गई इसमें I डैश केप। ठीक है ना, I डैश केप। मैंने कहा था कि ये किधर विस्थापित होता है, पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं नेगेटिव साइन है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसके विपरीत I डैश केप के, यानी वो इधर है तो ऋणात्मक अक्ष की ओर ये होगा। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, FC कोरियोलिस का घटक आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, जैसे हम साधारणतः ज्ञात करते हैं, अपन इसमें ज्ञात करेंगे इसका विस्थापन अक्ष डैश। तो हम पहले अक्ष डैश यानी विस्थापन ऊपर जाने में देख लेते हैं कि अक्ष डैश टोटल दूरी ये कितनी कवर है वो कर रहा है। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उसका जो डबल है वो किसका हो जाएगा, पूरी दूरी तय करने में कार्य। तो देख लेंगे FC अपने पास में है, FC अच्छा F बराबर m इंटू ए, यही होता है। तो m इंटू न्यूटन के नियम से m इंटू ए, और a क्या है, तो a होता है d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा कॉस लेमडा इंटू यू माइनस जी टी। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो देखो m से तो क्या हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, और ये मान क्या हो गया, d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा कोस लेमडा u माइनस जी टी। देखो बाहर का जो पद है 2 ओमेगा कोस लेमडा, ये t के सापेक्ष क्या है, नियत है। ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इधर एक dt कम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना, dt स्क्वायर इंटू मैं कह सकता हूँ dt। तो एक समाकलन की घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अवकलन और समाकलन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt का मान क्या आ जाएगा, तो देखो t के सापेक्ष, तो मैंने कहा ये पद तो क्या है कांस्टेंट है, तो माइनस का 2 ओमेगा कोस लेमडा इंटू यू के साथ में क्या आ जाएगा t, माइनस का t है तो t का ही क्या आ जाता है t स्क्वायर बाई 2, या हम कह सकते हैं 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना, और समाकलन नियतांक है, प्रारंभिक मान आप जगह लगाएंगे तो ये सी भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो समाकलन नियतांक होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0, और फिर से एक बार इसका हम समाकलन है वो कर देंगे। अच्छा, d2x FC कोरियोलिस है तो dx डैश हम कह सकते हैं, तो ये मान हमारे पास आ गया। अब इसका फिर से क्या कर लेंगे हम, t के सापेक्ष समाकलन। ठीक है ना, तो फिर से समाकलन आप करोगे, dx डैश बाई dt का क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा कॉस लेमडा, ये तो कांस्टेंट टर्म था, कोई अपन ने कुछ किया नहीं इसके अंदर। दूसरा पद क्या आ जाएगा इसमें, तो दूसरा जो है ut, तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई ut स्क्वायर बाई 2,
या 1/2 ut स्क्वायर, चलो ये कर दिया मैंने। दूसरे का मान तो टी स्क्वायर है तो t³/3, यानी इसमें क्या लिख देंगे हम 1/6 GT³, ठीक है, प्लस का समाकलन नियतांक, और इस बार वाला समाकलन नियतांक भी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ये भी हो जाएगा प्रारंभिक स्थितियाँ। आप जैसे अपन ने लास्ट जो टॉपिक था स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु पर लगा कर देखा था, ऐसे ही इसके अंदर भी t बराबर 0 करेंगे तो t बराबर 0 पर कोई वेग नहीं होगा, और वेग नहीं होगा विस्थापन भी नहीं होगा, तो उस कंडीशन में c क्या हो जाता है 0, क्योंकि दोनों पद t के, तो ये 0 होंगे, ये 0 होगा तो c बच गया, c अकेला क्या करेगा, वो भी 0 हो जाएगा। और ऐसे इसमें जब आप चेक करेंगे इसके लिए, तो इसमें भी क्या है, वेग क्या है प्रारंभिक स्थिति में, यानी t बराबर 0 है तो u भी 0 है, तो ये 0 है, तो फिर ये सारा का सारा क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों में t है, और वहाँ c क्या हो जाता है 0। मैंने डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा काम किया है, समाकलन नियतांक वो क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपके हो सकता है उसमें बहुत सारी भाषा जो बुक है उसमें भाषा दी गई हो और वहाँ पर दिक्कत हो आपको समझने में, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ओमेगा पहले से पता था, वी डेश हमने लिखा है इसके लिए u-gt, और फिर इसका एक बार हमने सीधा मान ज्ञात किया, ज्ञात करने के बाद में वही क्या करते हैं 2 बार समाकलन, तो 2 बार समाकलन करते ही त्वरण का क्या आ जाता है अपने पास में विस्थापन आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। हम अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये तो मान अपने पास आ गया, अच्छा ये मान तो आ गया, लेकिन इसमें किसका पद है t, और t है वो तो क्या है परिवर्तित होगा, हमें ये मान क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए, या देखते हैं इसमें किस प्रकार से परिवर्तन अपन कर सकते हैं। तो x डेश का मान आ गया, x डेश का मान 2 ओमेगा कोस लेम्डा, अच्छा g/2, ठीक है। देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस 2 को कैंसिल कर दूँ अगर, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/3, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक वही g का पद है ये यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। आप आगे चेक देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हमने ये काम में लिया है। तो g का पद कॉमन लेते ही यहाँ पर x डेश का पद क्या आ गया अपने पास में, x डेश इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लेम्डा, ये जी कहाँ से आ गया, तो मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मैंने जी अंदर से कॉमन लिया है, ठीक है। इसमें जी था नहीं तो इसमें क्या लग जाएगा इसका भाग, तो मान क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस का ओमेगा जी कोस लेम्डा u/g टी स्क्वायर माइनस का t³, जी बाहर आ गया माइनस का 1/3t³, ठीक है। ये हमारे पास में x मान लिया कि कोई हमारे पास में समीकरण है, इसको नोटेशन मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि t समय में कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि t समय, ये क्लियर हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, t जो समय है इस t समय में कण कहाँ पहुंच गया अधिकतम ऊंचाई, यानी अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है कि इससे ऊपर कण नहीं जाएगा, इससे बाद में वापस वो गिरेगा, यानी मानता हूं मैं कि धरातल से इतनी ऊंचाई पर है वो कण पहुंच गया है, और ये t है, और ये t बराबर क्या मानकर चलते हैं अपन t डेश, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका वेग क्या हो गया 0 हो गया, यानी ऊपर गति नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि ये क्या है अधिकतम स्थिति है, अधिकतम स्थिति है यानी इसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो t समय में कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है और इस स्थिति में कण का वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कण का वेग है क्या वही अपने पास में v डैश बराबर u-gt, और ये मान कितना है 0। तो u बराबर क्या हो गया आपका gt, या t बराबर क्या आ गया आपका यहाँ से t बराबर u/g, ठीक है। ये मान कहाँ रख सकते हैं आप, इसमें समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो देखो u/g रखने पर ये u/g टी स्क्वायर यानी u/g का होल क्यूब, और यहाँ पर भी क्या है u/g का होल क्यूब t³ है ना। तो ये मान पुटअप करने से बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा हमारे पास मान कितना आ जाएगा इसका x डैश बराबर माइनस का ओमेगा जी कोस लेम्डा
u अपॉन जी इंटू यू अपॉन जी का होल स्क्वायर माइनस का 1/3 इंटू यू अपॉन जी का होल क्यूब, ये माना जाएगा। तो u अपॉन जी का होल क्यूब और ये भी u अपॉन जी का होल क्यूब, तो इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचाएगा 1 - 1/3। तो 3 लघुत्तम लेंगे, 3 - 1 2/3 इसका मान आ जाएगा। यानी एक्स डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा इंटू यू अपॉन जी का होल क्यूब इंटू कितना है 2/3। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, एक्स डेज का मान आ गया। एक्स डेज यानी जो अधिकतम पहुंच की दूरी है, जहाँ पर पहुंचने पर वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। और गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2ah। यहाँ पर अपन क्या काम में लेते हैं, एक की जगह -g काम में लेते हैं, तो v² बराबर u² माइनस 2gh। अच्छा जी, इसमें भी अपन क्या कहते हैं कि जो वेग है, ऊपर का वेग है अधिकतम, यानी कण कहाँ पर है, t बराबर t डैश यहाँ पर है, और इस स्थिति के अंदर जो कण का वेग है वो कितना है, 0 है, यानी v क्या हो गया 0। तो v बराबर 0 से ये मान क्या हो गया, u² बराबर 2gh। या और क्या लिख सकते हैं, अपने पास किसका मान है, u का ही तो है, तो u बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, u बराबर √2gh। ये मान अपने पास में इसका मिल गया। ठीक है, ये मान हम कहाँ रख सकते हैं, तो ये समीकरण नंबर 2 कह दीजिए, इसमें मान रख दीजिए। तो v बराबर √2gh यहाँ मान रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, देखो x डैश, इसी को देखो मैं यहाँ पर कर देता, x डैश बराबर, बाहर इसमें तो कोई फर्क नहीं है, 2/3 ओमेगा जी या जी ओमेगा, देखो ये जी ओमेगा ये रहा, कोस लेमडा। अब u की जगह क्या रखना है अपने को, √2gh, तो √2gh डिवाइडेड बाई g टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखो g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या √g है और यहाँ √g, तो नीचे कितना बच जाएगा, √g मान बच जाएगा। तो x डैश बराबर क्या आ गया, 2/3 g ओमेगा कोस लेमडा √2h/g, या इसको √2h/g, या इसको मैं क्या कर 2h/g टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, इसका एक्स डैश का जो मान है वो आ गया, जो किस पर निर्भर कर रहा है, जी ओमेगा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, एच ऊंचाई है वो भी कांस्टेंट है, और जी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि ये मान है वो अपने को प्राप्त होता है। तो ये सारा हमने किसके लिए पढ़ लिया, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। लेकिन रुको, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये क्या, कहाँ तक पहुँचाया कण को, हमने गति की है नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कण अभी ऊपर ही पहुँचा है, वापस नीचे नहीं आया। ठीक है ना, तो वापस नीचे नहीं आया तो फिर वापस नीचे लाने के लिए क्या करोगे, जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कण पर पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसको हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, और आप सारा कैलकुलेट कर कराने के बाद में भी यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, t बराबर t डैश, यानी क्या होगा, पहले कण ऊपर जाएगा और उसके बाद में वापस नीचे आएगा, तो समय उसको बराबर लगना है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जाते समय नीचे से ये गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा था, और नीचे आते समय क्या है, पृथ्वी के और भी बहुत सारे बल वो कार्य करते हैं, जैसे घर्षण बल है, शान बल है, ये सारे कार्य करते हैं, तो उनके कारण भी प्रभाव पड़ता है। और टी बराबर क्या आता है इसका, टी डैश, यानी समान समय लगता है दोनों में। तो समान समय लगता है तो जो फाइनल एक्स हम ज्ञात करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो टी का मान है उसके टी का मान कितना ले लेंगे, 2t ले लेंगे। ठीक है ना, जैसे टी का मान u/g लिया था, तो जब आप इस पूरे के लिए कैलकुलेट करोगे
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2u/g, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 2/3 की जगह कितना आ जाएगा आपका मान 4/3g ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। बाकी सारा सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल ये जो फर्क है वो आना है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है, देखो ये मैंने आपको मेरे हिसाब से बताया, क्योंकि बुक में आप देखोगे तो यहाँ के बाद में इतना कार्य करने के बाद में फिर से पूरा का पूरा काम किया गया है, और यहाँ पर उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ 4/3, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ 2/3 है, वैसे वहाँ पर कितना आएगा 4/3g ओमेगा कोस लैम्डा √2h/g, ठीक है ना। तो ये आपको रिजल्ट है वो मिलेगा। नेगेटिव साइन इसमें बराबर चल रहा है भैया ना, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ भूल गया मैं, तो नेगेटिव साइन बराबर इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, फोको-लोलक की, ना सॉरी, पृथ्वी पर अगर स्वतंत्र ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर ज्ञात करें इसको तो आप ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ पर बता दिया है मैंने डिफरेंस कहाँ आएगा। एक तो u/g की जगह टी डेस बराबर क्या आएगा 2u/g आएगा। तो इसके कारण से जो परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से ही मिलता है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। तो इतना अपने को पढ़ना है। ये इस चैप्टर से संबंधित, यानी जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उससे संबंधित सारा कार्य है वो अपन ने किया है। अब अपने पास में क्या बचता है, तो अपने पास ये जो टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो अब हमारे पास शेष जो पद है, शेष जो बचेगा वो क्या है, इसके न्यूमेरिकल। तो एक दो न्यूमेरिकल है वो क्लास में करते हैं अपने। फोको-लोलक से संबंधित न्यूमेरिकल में करता हूँ क्लास में भी। फोको-लोलक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक जो सरल लोलक होता है लेकिन उसमें 28 किलोग्राम भार और 70 मीटर की डोरी काम में लेते हैं और उसको ध्रुवों के ऊपर और सब जगह घुमाते फिराते हैं, तो देखते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन है वो आता है। इस पर 3 नंबर का न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। जैसे ये कहा है, मान लो कि आपको क्वेश्चन यही आ गया, कितने समय में फोको-लोलक का दोलन तल का एक चक्कर पूरा करेगा जबकि वह स्थिर हो उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है ना। दोलक तल का पूर्ण करेगा तो किन किन कंडीशन पर है। पहला क्या कह रहा है, पोल्स उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव है तो लेमडा कितना है आपका 90 डिग्री, और इसका हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर होता है 2π/ω साइन लेमडा, क्योंकि ये वाला ही मान होता है इसका, ठीक है। तो ओमेगा साइन लेमडा, तो टी बराबर 2π/ω साइन लेमडा, और लेमडा बराबर क्या है, पोल्स है, तो लेमडा बराबर कितना 90 डिग्री, और टी बराबर कितना हो जाएगा 2π/ω, यही मान हो जाएगा। और 2π/ω पृथ्वी के लिए कितना है 24 आवर्स, तो ये हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, ध्रुवों के ऊपर। दूसरा पूछा है इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो इक्वेटर है, इक्वेटर पर कितना आ जाएगा t बराबर 2π/0, क्योंकि साइन 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। और तीसरा हमें कहा है एट एंगल लेमडा बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर कोई पिंड है वो स्थित है, या हम कहें 45 डिग्री पर जो अपना सरल लोलक है, जो फोको-लोलक है, उसको ले जाकर देखते हैं क्या परिवर्तन आता है उसके आवर्त काल में। तो t बराबर 24/साइन लेमडा, ये ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, साइन 45, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये मान कितना हो जाएगा 24√2, ठीक है, और 24√2 आवर्स। ये हमने सारा किसके बारे में पढ़ा, फोको-लोलक के बारे में। इससे संबंधित ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आप देखेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है
यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो चलो एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए जो स्थिर अवस्था में 50 किलोग्राम का है और उसका रॉकेट है वो 6g त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि रॉकेट है उसके बारे में बात की जा रही है कि रॉकेट का आपको क्या याद करना है, 50 किलोग्राम व्यक्ति का भार है, रॉकेट 6g त्वरण से किधर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो जी के क्या है, ये विपरीत है। और अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार, जो यात्री है अंतरिक्ष यात्री है उसका प्रभावी भार कितना हो जाएगा, तो अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार जो होगा वो मैं क्या कह सकता हूँ, mg माइनस का m a नोट क्या है यहाँ पर, तो a नोट है रॉकेट का त्वरण, और रॉकेट का त्वरण कितना है, तो a नोट, और a नोट सामान्य क्या है, g के विपरीत दिशा में, g नीचे लग रहा है तो ये जो रॉकेट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा किस व्यक्ति का भार कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम का व्यक्ति दे रखा है, तो हम कह सकते हैं mg माइनस m a नोट, m ले लेते हैं कॉमन, g माइनस a नोट, क्योंकि रॉकेट पर जितना त्वरण लगेगा उतना का उतना उसमें व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर भी त्वरण लगेगा, ऐसा ही होगा। तो g माइनस a नोट, और a नोट का मान कितना है 6g, तो हम कहेंगे g और माइनस का माइनस तो ये है और यही क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 6g, तो 7g या मैं कहूँ 7mg, ये आपका क्या आ जाएगा इसका मान। अब मोटा व्यक्ति कितना है, 50 किलो का है तो 50 से गुणा कर दो, 100 किलो का है तो 100 किलो से गुणा कर दो, 7 गुणा 50 गुणा 9.8, तो यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, किसका, यात्री का प्रभावी भार, और भार को किससे डिनोट करते हैं हम, W से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर था हमारा कौन सा, निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। दूसरा जो चैप्टर था वो था लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, और तीसरा जो निर्देश तंत्र है घूर्णी निर्देश तंत्र है। कॉरियोलिस बल, अपकेंद्रीय बल, दोनों का हमने बारे में पढ़ा, विस्तार से पढ़ा है, और इनसे संबंधित जो भी इनके अनुप्रयोग है वो, तो ये सारा आपको पढ़ना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।